अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नॉवल की एपिसोड नंबर 27, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। एपिसोड पढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नॉवल। इकराम माई बेबी, वो ऑफिस के दरवाजे को नॉक किए बगैर हमेशा की तरह यूं ही बेधड़क होकर इसके ऑफिस रूम में दाखिल हुई थी। वो जो रेलिंग चेयर पर बैठा अपने सामने पड़े लैपटॉप की चलती स्क्रीन पर अपनी सब्ज रंग की नजरें जमाए, जबकि इसी स्पीड में लैपटॉप के कीबोर्ड पर अपनी बरक रफ्तारी से उंगलियां चलाने में भी मसरूफ था। इसकी दिलकश आवाज को सुनते इसने चौंक कर इसकी तरफ देखा, और जो वाइट शॉर्ट शर्ट में और ब्लैक टाइट जीन्स में मलबूस, होठों को लाल रंग की लिपस्टिक से रंगे और ऊपर से लंबे स्याह बालों को खुला छोड़े वो हुस्न का दिलसोज मुजस्मा लग रही थी। इसके जानलेवा दिलसोज हसीन सरापे को देखते बदले में इसने भी इसकी तरफ अपनी सहर अंगेज कातिलाना मुस्कान उछालकर इसके दिलसोज हुस्न को दाद दी थी। मेरे ऑफिस में इस वक्त तुम्हारी मौजूदगी इस बात का शाखसाना पेश कर रही है कि लगता है मुझसे खफा हसीन लोग अपने दिल के हाथों मजबूर होकर खुद ही मान गए हैं। वो हाथ की दोनों उंगलियों को बाहम मिलाकर अपनी कोहनियों को टेबल पर टिकाकर इन पर अपनी थोड़ी को रखते गुज़श्ता रात के हवाले से इसे छेड़ते आबरू अचकाकर पूछ रहा था। तुम्हारे हाथ में हो तो इकराम खानजादा, मैं उम्र भर तुमसे नाराज ही रहूं, लेकिन ये ना तो तुम्हारे बस की बात है और ना ही मेरे, क्योंकि शाइना इफ्तिखार खान तुम्हारे बगैर पल भी नहीं रह सकती। मुझे नफरत है हर उस लम्हे से जो मेरा तुम्हारे बगैर गुजरता है, लेकिन मेरे दिल की बेचैनियों और बेताबियों को अगर तुम समझते तो आज शाइना इफ्तिखार खान को समझ जाते। इसके चेहरे की शदाबी यकायक आर्जदगी में बदली थी, और वो यूं ही चलती हुई इसके रोलिंग चेयर के पास आकर रुक गई थी। और फिर इसने इसे बाजों से थापकर इसका रुख अपनी तरफ किया, और दोनों साइड से चेयर पर हाथ रखते वो अपने चेहरे को इसके चेहरे के करीब करते आजर्दगी से बोली। और फिर ऐसा करते वक्त इसकी नर्म गर्म सांसें इकराम की नाक के नथनों से टकराती इसे बहकने पर मजबूर कर रही थी। इस तरह करके तुम मुझे बहकने पर मजबूर कर रही हो, और आई स्वेयर अगर मैं बहका तो मुझे बहकाने का इल्जाम भी तुम पर ही आएगा। वो अपने चेहरे पर पड़ने वाली इसकी नरम गरम सांसों को इनहेल करते हुए खुमार सदा लहजे में बोला। इसकी नरम गरम सांसों की तपिश से बहकते हुए वो इसकी गर्दन के पीछे से अपना हाथ बढ़ाकर इसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर इसके चेहरे को जरा सा ऊपर उठाकर इसके खूबसूरत सभी चेहरे को अपने रूबरू करते बोला। और फिर इससे पहले कि वो बढ़कर इसके लाल रंग से सजे नर्म गुदास लबों का जाम चख लेता कि इसने एक नज़र इसके नरमा मुलायम सुर्ख रंग से सजे रंगीले होठों को देखा। इसके बेखौफ लाल रंग के होठों को देखते यकदम इसके जहन की दरीचों में वो लर्जते कपकपाते लाल रंग से सजे वो गुलाब की पत्तियों के मानित लाल होठ लहराए थे, जिसने इसके दिल की दुनिया में एक हलचल सी मचा दी। और फिर वो इन होठों की नमाहट को महसूस किए बगैर इसे एक झटके से पल में खुद से दूर धकेलते इससे फासला बना गया। इकराम, व्हाट इज दिस। जबकि इसकी इस हरकत ने शाइना इफ्तिखार खान को अंगारों पर लौटा दिया था। वह चलाकर अपने धुतकारे जाने का सबब पूछने लगी, क्योंकि आज से पहले इकराम खानजादा का दिल इसके पास आने के लिए हम वक्त तड़पता और मचलता था, जिससे आज तक वो इससे एतराज बरतती आई थी। लेकिन आज जब इसने कोई मजाहमत नहीं की तो फिर क्यों इसने इसके साथ ऐसा नारवा सलूक रखवा रखा। नथिंग माई बेबी, जस्ट रिलैक्स। पता नहीं कैसे आई फील समथिंग रॉन्ग विद मी। आई थिंक मेरी तबीयत ठीक नहीं, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। वो अपने इस रद्द अमल पर खुद भी हैरान और परेशान था। इसे वाकई में समझ नहीं आ रहा था इसे एकदम से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसने ऐसी हरकत की। वो एकदम से बौखला गया था और अपनी जगह से उठकर इसके पास आते हुए वो बौखलाहट के मारे परेशान कुल लहजे में बोला, जस्ट रिलैक्स इकराम, इट्स नॉट अ बिग इशू। हो जाता है कभी कभार, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो तुम इतना वर्क क्यों कर रहे हो, घर पर आराम कर लेते।
इसके सते हुए शर्मिंदा चेहरे को देखती वो अपनी नाराजगी को भुलाकर इसकी गाल पर हाथ रखकर फिक्रमंदी से बोली, वो ऐसी ही थी। वो इसकी लापरवाही बरतने से कभी इससे हर दर्जा खाइफ हो जाती थी, तो कभी इसके अपने लिए जरा से केयरिंग अंदाज को देखकर वो इसकी पिछली तमाम पुरानी बातों को भुलाकर मान भी जल्द ही जाया करती थी। अब भी इसके साथ यही हुआ था। इसके अपने लिए फिक्रमंद अंदाज को देख और ऊपर से इसकी तबीयत की खराबी का सुनती वो इसकी पिछली हरकत को फरामोश कर गई थी। इकराम, आओ बैठो। वो इसे लिए साइड पर पड़े सोफे की तरफ बढ़ गई और इसे बैठने का कहकर खुद भी इसके साथ इसके पहलू में विराजमान हो गई। इकराम, ज्यादा तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास चले? वो इसके सते चेहरे को देखती फिक्रमंदी से पूछ रही थी। नॉट नाउ आई फील बेटर। अपने लिए तुम्हारे केयरिंग बिहेवियर को देखकर दिल को खुशी मिली। मुझे लगता है मुस्तकबिल में तुम मेरे लिए एक आइडियल बीवी साबित होगी। वो इसके खूबसूरत सभी चेहरे को देखते शौक अंदाज में बोला, जिसके चेहरे पर इसके लिए फिक्रमंदी के तासुरात बहुत नुमाया थे। माय सनशाइन, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने तुमसे जो तुम इस कदर ब्लश कर रही हो? इसकी सुर्ख गाल पर अपनी शहादत की उंगली से सर्कल बनाते हुए वो शरारतन भारी गंभीर लहजे में बोला, जो कि इसकी शरारत से इसकी गाल पर उंगली फेरने से मजीद लाल करदारी हो रहे थे। इकराम, डोंट डू दिस। वो अपनी गाल से इसकी उंगली को परे करते शर्मीलेपन से बोली, ओके नहीं करता, जस्ट रिलैक्स यार। वो हार मानते मुस्कुराकर बोला था। इकराम, दफातन इसने इकराम को पुकारा। वह इसके पुकारे पर हुंकारा भर के इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। तुमने डैड से बात की? वह लब भेज कर कुछ इससे पूछ रही थी, जिस पर इसने इस बात में सर हिलाकर इसकी बात का जवाब दिया था। तो फिर क्या कहते हैं? इसने सवाल किया। कहना क्या है, पूछ रहे थे वो कि एंगेजमेंट सेरेमनी कब अनाउंस करें, और फिर मैंने इसे कह दिया ठीक आज से 25 दिन बाद हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी अनाउंस कर दे। वो इसके पूछने पर संजीदगी से बता रहा था। लेकिन इतनी देर बाद क्यों? मतलब 25 दिन बाद क्यों? मैं समझी नहीं। वो इसके संजीदगी पर है जवाब को सुनकर कंफ्यूज हुई थी और फिर से सवाल करने लगी कि इतनी देर एंगेजमेंट सेरेमनी की डेट क्यों अनाउंस करने को बोला? क्योंकि बकौल इसके कि जब वो दोनों राजी हैं तो इतनी देर क्यों? सरप्राइज है मेरी जान। वो इसके कंफ्यूज ज़्यादा चेहरे को देखते इसके खूबसूरत सभी चेहरे को हाथों में थाम कर कुछ पुरसोच अंदाज में बता रहा था। ऐसा करते हुए इसके चेहरे पर एक बेनिखेज मुस्कुराहट थी। सरप्राइज कैसा? इसने इसकी पुरसराज सी मुस्कुराहट को देखते जवाबन तजस्सुस से पूछा था। ये तो वक्त आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, सो डार्लिंग यू जस्ट वेट एंड वॉच। वो लबों पर गहरी पुरस्रार मुस्कुराहट सजाए मैनिकेज अंदाज में बोला था। पर इकराम, इसकी मैनिकेज मुस्कुराहट इससे मख्फी न रह सकी थी, जिस पर इसने फिर से उलझते हुए इस पर एक और नया सवाल दाग दिया था। तुम औरतें इतनी जल्दबाज क्यों होती हो? ऊपर से हम मर्दों को समझ में नहीं आता कि कैसे इनको खुश रखें, क्योंकि ये औरतें ऐसी मखलूक हैं जो हम मर्दों से किसी हाल में भी खुश नहीं रह सकती। वो इसके मुसलसल सवालों की बौछार से उकता गया था, जिसकी वजह से वो चिढ़कर बोला था। इकराम, मैं तो बस यही कहना चाह रही थी कि अभी वो कुछ बोली ही रही थी जब वो इसकी बात को काट कर दरमियान में ही बोल पड़ा। तुम्हें क्या अभी भी मुझ पर यकीन नहीं? इतनी बेएतबारी। वो इसकी बात के पीछे छुपे मफहूम को समझते हुए भारी गंभीर लहजे में इससे पूछने लगा। नहीं, मुझे तुम पर एतबार है, लेकिन वो इतना कहकर चुप हो गई। वो इसे कैसे बताती कि इसे हर वक्त ये खदशात सताते रहते थे कि कहीं इकराम खानजादा इसे हर्ट ना कर दे, इसे खुद से दूर ना कर दे, या फिर इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर हो जाए, या फिर कोई तीसरा इनकी दूरी का सबब न बन जाए। ये महज इसके वसवसे ही थे, क्योंकि इकराम खानजादा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो अपनी तरफ से दिल से इस रिलेशनशिप को निभा रहा था। कहाँ गुम हो? इसके किन सोचों में डूबे देख वो इसके सामने चुटकी बजाकर पूछ रहा था। नहीं तो वो इतना कहकर खामोश हो गई और इसके खूबसूरत सभी चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखने लगी।
مجھے لگتا ہے ہمیں پرسوں تک انگیجمنٹ سیرمنی کر لینی چاہیے۔ وہ یوں ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ذرا سا ہچکچاتے ہوئے اپنی بات کہہ گئی تھی، جبکہ وہ خاموش نظروں سے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کچھ تو کہو اکرام، ایسا کیا غلط کہہ دیا میں نے؟ اچھا ہے نا، اس کے بعد پھر میں بھی ریلیکس ہو جاؤں گی۔ اس نے اسے خاموش پا کر اپنے چہرے سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر انہیں نرمی سے دباتے ہوئے قائل کرنا چاہا۔ لسن چائنا، تمہیں کیا لگتا ہے ان 25 دنوں میں کیا میں بدل جاؤں گا؟ وہ اسے خاموش نظروں سے دکھنے کے بعد ذرا توقف کے بعد سیریس لہجے میں بولا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اس نے اس کے ہاتھوں پر دباؤ دیتے ہوئے اسے یقین دلانا چاہا۔ کہا نہیں، پر میری سمجھ میں تو آ رہا ہے نا کہ تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے۔ ایک بات تم ذہن نشین کر لو کہ اگر مجھے یعنی اکرام خانزادہ کو بدلنا ہوا نا تو وہ شادی کے بعد بھی بدل جائے گا، اس لیے اتنی بے اعتباری کرنا مجھ پر چھوڑ دو۔ سنا ہے اکثر بے اعتباری انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھوں کو آزاد کرواتے سرد کاٹدار لہجے میں گرایا، کیونکہ وہ اس کی مسلسل بے اعتباری سے عاجز آ چکا تھا۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ وہ اس کے بے رخی سے کہنے پر خوفزدہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ نہیں، میں تو تمہیں چوکنا کر رہا ہوں کہ کہیں تم مجھ پر ہولڈ رکھنے کے چکروں میں تم مجھے ریلیز ہی نہ کر بیٹھو۔ وہ اپنے کوٹ کو جھٹکے سے درست کرتا اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر بولا۔ ناراض ہو گئی ہو نا مجھ سے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے نرم و ملائم نازک لب اس کی ہاتھ کی پشت پر رکھتے بے قراری و بے قلی کی کیفیت میں پوچھنے لگی، جبکہ اس نے اس کی اسی ہاتھ پر دباؤ دے کر اسے اپنے روبرو کھڑا کیا تھا۔ مائی سنشائن، پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب بھی بتا رہا ہوں، میری زندگی کا واحد روشن ستارہ ہو تم۔ میں کیوں ہوں گا تم سے ناراض؟ حالانکہ مجھے تم سے ناراض ہونا بھی چاہیے، لیکن الٹا ہر بار تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو۔ اور بیبی آئی سویئر، مجھے کام کے سلسلے میں فورن کنٹری نہ جانا پڑتا تو میں اناؤنسمنٹ میں اتنی تاخیر کبھی بھی نہیں کرتا۔ میں تو خود چاہتا ہوں ہمارے درمیان یہ جو اتنے طویل فاصلے ہیں وہ جلد از جلد ختم ہو جائے، اور تم ہر رات کے بعد میری باہوں میں یوں ہی مجھے صبح اٹھنے پر بکھری ہوئی حالت میں ملو۔ وہ اس کے سبھی چہرے کے خوبصورت نین و نقش کو دیکھتے بڑی بے باکی سے بولا تھا، جبکہ اس کی بے باک میں نخیز گفتگو کو سنتے اس کے چہرے کا سارا خون نچڑ کر اس کے چہرے پر آن سمایا تھا۔ اکرام، اس کی بے باک گفتگو کو سن کر وہ دانت پیستے احتجاجاً چلائی تھی۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا مائی سنشائن؟ صحیح تو کہہ رہا ہوں میں۔ کیوں تم نہیں چاہتی کہ ہر رات میری باہوں میں تم ٹوٹو بکھرو، اور پھر میں صبح ہونے پر ایک بار پھر سے تمہاری اس ٹوٹی بکھری حالت کو سمیٹ کر تمہیں شرمانے گھبرانے پر مجبور کر دیا کروں؟ وہ اس کے سرخ ہو رہے چہرے کو دیکھتے بڑی بے باکیت سے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی مسلسل خود پر ٹکی شوق نظروں سے پزل ہوتے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس کی شوق نظروں سے کہیں گم کر دے جہاں پر وہ اس کی بے باک شوق نظروں کے حصار سے بچ جائے۔ آئی تھنک اب مجھے جانا چاہیے، وہ اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرواتے اپنے لہجے کی لرزش پر کچھ حد تک قابو پا کر کہنے لگی۔ کیوں جانا چاہیے؟ آئی تھنک مجھے لگتا ہے ابھی تو وقت ہوا ہے تمہارا کہ تم میرے ساتھ کچھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرو۔ وہ جو مسلسل اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، انہیں مزید اپنی گرفت میں جکڑ کر وہ اپنی آنکھ کے ایک کونے کو دباتے ہوئے بھاری گھمبیر لہجے میں کہنے لگا۔ نہیں، تب تک تم کام کر رہے تھے نا، کرو، میں نے یوں ہی آ کر تمہیں ڈسٹرب کر دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی اس کی آہنی گرفت سے چھڑوانے کے چکروں میں اس کا دھیان کام کی طرف دلاتے مسلسل مزاحمت کرتے ہوئے ہکلا کر بولی۔ لیکن اب میں اس سے بھی زیادہ اہم کام میں مصروف ہوں، سو یو ڈونٹ ڈسٹرب می۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو چھوڑ کر اپنا بازو اس کی کمر کے گرد حائل کرتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولا۔ دس از ناٹ فیئر، میں کہہ رہی ہوں نا، تم کرو، تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ وہ اس کی سرخ آنکھوں میں اپنی قربت کا خمار چڑھتے دیکھ کمزور سے لہجے میں بولی تھی، کیونکہ اس کی مسلسل پیش رفت اسے کسی خطرے کا سائن دے رہی تھی۔ تم فکر مت کرو، تمہارے معاملات میں ہر کام فیئر طریقے سے ہی کرتا ہوں، سو اطمینان رکھو۔ وہ اس کی سفید سراہی دار کرتن میں اپنا چہرہ چھپائے اس کے نازک وجود کی خوشبو کو گہرا سانس سے بھر کر اپنے اندر اتارتے ہوئے خمار سے چور لہجے میں بولا۔ اریب انکل آپ،
इसने डोर नॉक होने पर इसने बेख्तियार इनका नाम लिया था। डैड? इसके लबों से अपने बाप का नाम सुनकर इसकी गिरफ्त इस पर ढीली पड़ी थी, जिस पर वो मौके का फायदा उठाते हुए इसकी गिरफ्त से खुद को आजाद करवाते हुए इसे धक्का देकर इसके ऑफिस रूम से बाहर चली गई थी। जबकि इसकी इस होशियारी पर इसने मुस्कुराते हुए सर नफी में हिलाया था और डोर नॉक करने वाले को अंदर आने की परमिशन देकर खुद वो अपनी चेयर की तरफ बढ़ गया। वो ऑफिस वर्क मुकम्मल करने के बाद घर जा रहा था जब इसका कीमती ब्रांडेड मोबाइल फोन, जो कि साइड वाली सीट पर पड़ा था, अचानक से वाइब्रेट हुआ। इसने मोबाइल की रोशन स्क्रीन पर जगमगाते मखसूस नंबर को देखा और फिर अपने कान में नस्ब एयरपोर्ट को क्लिक करते कॉल पिक कर ली। सर, देयर कंडीशन इज ऑलमोस्ट डेड। कॉल पिक करने पर स्पीकर की दूसरी जानिब अपनी मखसूस अंग्रेजी जुबान में एक मर्दाना भारी आवाज उभरी। एम कमिंग। जबकि इस मखसूस आवाज को सुनकर इसने अपने भारी बारोब अंदाज में इन्हें अपने आने की इत्तलाह देते कॉल कट कर दी। कुछ ही देर में इसकी गाड़ी इस शहर से कदरे दूर बने एक फार्म हाउस के गेट के सामने आकर रुक गई। इसकी गाड़ी के मखसूस हॉर्न के शोर पर गार्ड ने फौरन मुस्तैदी से फार्म हाउस के बड़े से गेट को खोल दिया, जिस पर इसकी गाड़ी लॉन की राहदारियों से गुजरती हुई पोर्च में आकर रुक गई, जहां पर पहले से मौजूद मुलाजिम ने अपने मालिक के गाड़ी से नीचे उतरने से पहले ही इसकी गाड़ी के दरवाजे को बड़े एहतराम के साथ खोल दिया। इसने एक अचटती सी निगाह अपने गर्दनवा के तरफ दौड़ाई और इस वसी और अरीज फार्म हाउस के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते हुए वो एक कमरे में दाखिल हुआ। फिर वो इस रूम के ड्रेसिंग रूम में एंटर हुआ और एक शोकेस के सामने खड़ा हो गया। ये एक खूबसूरत शूज पर मुश्तमिल शोकेस था, जहां पर महंगे ब्रांड के खूबसूरत मर्दाना शूज सजावट के तौर पर रखे गए थे। इसके इन जूतों के शोकेस के सामने खामोशी से खड़े हो जाने पर अरबद खान, जो इसके हम कदम चल रहा था, इसने आगे बढ़कर इस शोकेस के शीशे को एक साइड पर ढकेल दिया। यह शोकेस दिखने में जितना भारी लग रहा था, धकेलने में इतना मुश्किल ना था, क्योंकि शोकेस को धकेलने का भी प्रॉपर इंतजाम किया गया था। इसे धकेलने के बाद एक सीक्रेट रूम का डोर नजर आया, जहां पर मखसूस पासवर्ड लगाकर वो इस रूम में नीचे की तरफ जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए, क्योंकि नीचे उन्होंने एक बहुत बड़ा बेसमेंट बनाया हुआ था और इकराम खानजादा खुद से मुतफिर लोगों को यहाँ कैद रखकर बतौर खास इनका इलाज किया करता था। वो जैसे ही इस बेसमेंट के सेकंड फ्लोर में एंटर हुआ, इसकी नज़र अपने आदमियों पर पड़ी। सर, आ अपने मालिक को देखकर इनमें से एक आदमी अपने मालिक की तरफ बढ़कर आया। सर, आपके कहने के मुताबिक ये मौत के अलावा बाकी तमाम अजियतें सह चुके हैं। इतना कहते इसके आदमी ने एक नज़र जमीन पर पड़े लोगों की तरफ देखा, जिनके जिस्म और चेहरे खून से लथपथ थे, जो इनकी दी अजियतें सहने के बाद खुद अपने मुंह से इनसे अपने लिए मौत मांग रहे थे। पर शायद मौत भी इनसे रूठ चुकी थी, जो इन्हें इस अजियत से नजात दिला सकती थी। इसने लब भेजकर अपने आदमी की बात को सुना और फिर हुनकारा भरा और फिर आगे इन खून में डूबे आदमियों की तरफ बढ़ गया। वो जमीन पर बुरी हालत में बिखरे तकरीबन 10 या 11 लोगों के ऊपर से गुजरता सबसे आखिर में कुर्सी में रस्सियों से जकड़े एक वजूद के पास खड़ा हुआ। लॉर्डसन, तुमने तो कहा था कि इनकी हालत मरने वाली हो चुकी है, लेकिन इसकी आंखों में मुझे मौत को लेकर जो डर और खौफ नजर आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आ रहा? इस आदमी तक पहुंचते इस आदमी की तरफ देखते इसकी हल्के सब्ज रंग की आंखों के डोरों में एकदम से एक लाल रंग की लहर सी तैर गई और वो इसकी कुर्सी के बाजुओं पर झुके बगैर पीछे मुड़े अपने सामने मौजूद आदमी की आंखों में देखकर अपनी बारोब आवाज में नरमी से पूछा। लेकिन इसका इस तरह गरम अंदाज में लॉर्डसन से पूछना लॉर्डसन के लिए खतरे की घंटियां बचा दी थी, क्योंकि इसके पूछने का अंदाज बेजाहिर अपने अंदर नरमी लिए हुए था, लेकिन इसका यह नरमी से भरपूर खुश्क अंदाज सबब पूछने का सबसे सफाकाना और बेरहमाना अंदाज था, जो जितना नरमी लिए होता था उतना ही दूसरों के लिए जालिम और इबरत का निशान बनता था। जज जी सर, मेरे आदमियों ने इन सब को खास तौर पर इस आदमी को आपके कहने के मुताबिक खासे प्रोटोकॉल के साथ इसकी खातम वेदारत की है। इसके बज़ाहिर नर्म मगर खुश्क अंदाज में पूछने पर इसका सांस हल्क में सूख गया। इसने अपने खुश्क हल्क को तर कर
थूक निकल कर तर करते हकलाहट के मारे जवाब दिया था। ऐसी बात है तो फिर मुझे दिख क्यों नहीं रहा? इसने अब की बार बकायदा गर्दन मोड़कर इसकी तरफ अपना खूबसूरत चेहरा किया, जिसके चेहरे पर ढूंढने से भी कोई नर्म तासुर नहीं मिल रहा था। ये कहते हुए इसका चेहरा हर तरह के तासुरात से पाक और सिफाक लग रहा था। मिस्टर ज़ायगम शरासी, तुम्हारी खातर मदारत में जो कमी पेशी रह गई है, वो अब इकराम खानज़ादा बज़ाते खुद पूरी करेगा। अपने मखसूस सफाकियत भरे अंदाज में कहते इसलिए इसके माथे पर बिखरे बालों को अपनी बेरहमाना गिरफ्त में बुरी तरह से जकड़ा था। जाते हो ज़ैगम शरासी, मैं अभी तक तुम्हारी इन हवस भरी नज़रों को भूल नहीं पाया हूँ जो इस लड़की के वजूद पर आन ठहरी थी, और इससे भी बढ़कर तुम्हारी इस दिन की बेहोता गलीस में लिपटी जहर आलूद जबान को। अब जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? पहले मैं तुम्हारी इन आंखों के ढिलों को तुम्हारी बेबाक आंखों से निकाल बाहर फेंकूंगा, क्योंकि इन हवस भरी आंखों ने इस लड़की के मासूम वजूद को हवस भरी नजरों से देखा। और फिर तुम्हारी जुबान और फिर तुम्हारी जुबान इस बिना पर काटूंगा कि तुम्हारी इस बेहोता जुबान ने इस मासूम पर अपनी हवस में लिपटी दरिंदगी को जाहिर किया। और फिर मैं तुम्हारे इन हाथों और पैरों को काटूंगा जो इसकी तरफ बढ़े, और इसके बाद मुझे तुम्हें तुम्हारी आखिरी आरामगाह तक पहुंचा कर सुकून मिल जाएगा। न, नहीं सर, मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। आइंदा मैं किसी लड़की की तरह भी आंख उठाकर नहीं देखूंगा। मुकाबिल इसकी सफाकियत भरी नजरों और अंदाज से पल भर में घबरा गया। और वैसे भी इसे यहाँ अपने किए की सजा इसके आदमियों से कई बार मिल चुकी थी। अगर मजीद ये साइको आदमी इस पर कोई सितम ढाता तो इसकी मौत तय थी। अपनी मौत का यूं खतरनाक नक्शा खींचे जाने पर वह तस्वुर में ही अपनी इस कदर बेरहमाना मौत से पहले ही चिल्ला उठा और कदरे रोते हुए इसे अपने किए की मुआफी मांगने लगा। अरबद खान, मेरे औजार। अरबद, इसके इतना कहते ही अरबद खान ने कपाते हाथों से एक छोटा सा बॉक्स इसके करीब लेकर आया और इसके इशारे पर इस बॉक्स को पास पड़ी मेज पर रख दिया। अरबद खान आज कई महीनों बाद इसका ये जालिमाना और सफाकियत अमेज अंदाज देख रहा था। इस आदमी की इस कदर खतरनाक मौत का सुनकर इसके खुद के जिस्म का लूलो खौफ के मारे खड़ा हो गया था। मेरी दी अजियत को सहने के लिए तैयार हो जाओ। इसने बॉक्स को ओपन किया और इसमें से एक पैमाने की जितनी तेज धार वाली नुकीली धात निकाली जो सुई की तरह दिखाई दे रही थी। इसने इसके एक कोने से इस तेज रफ्तार नुकीली धात को पकड़ा और फिर सुई की तरह दिखने वाली इस धात को मुट्ठी में जकड़कर इसकी आंखों के ढीले के पास ले गया और इसके ऐन ठीक आई बॉल का निशाना लिया। इससे पहले वो इस तेज नुकीली धात से इस पर वार करता, जब इसने इसकी आंख के करीब आकर इस नुकीली धात को रोक दिया, जबकि इसकी इस हरकत से मुकाबिल के हलक से एक खतरनाक चीख बुलंद हुई थी। एक मौका देता हूँ तुम्हें बचने का। अगर तुम इस मौके को ना गंवाओ तो हो सकता है तुम मेरे हाथों से दी हुई अजियत से बच जाओ। अचानक से इसने अपना फैसला बदला था और फिर इस नुकीली धात वाली शय को इसकी आंखों की पतलियों के गिर्द हल्के से घुमाते हुए कहते इसे तकलीफ देने से फिर भी बाज नहीं आया था। कैसा मौका? अपनी मौत को एक सेकंड की दूरी पर देख वो घबराहट के मारे हकला कर रह गया। यही कि फकत मुझे तुम उस आदमी का नाम बता दो जिसने तुम्हें मेरी सपारी देकर भेजा। इसका ये रोबो जलाल से भरपूर ठहरा हुआ अंदाज था। त, तबरेज खान। तबरेज खान ने वो जबान फेरकर अपने प्यासे हलक को तर करते तकलीफ के मारे बोला। तबरेज खान, अपने सबसे बड़े दुश्मन का नाम। इसके मुंह से सुनकर इसने गुस्से से बेकाबू होते हुए इसकी कुर्सी के हत्थों पर बेसाख्ता मजबूती से अपने हाथों की गिरफ्त बढ़ाई थी और फिर इसे कुर्सी समेत जोर से जमीन की तरफ धकेलते हुए इश्तियात से पुर लहजे में धाड़ा था, क्योंकि ये वही तबरेज खान था जिसने इसकी जमीनों पर नाजायज कब्जा जमा रखा था और बिजनेस की दुनिया में इसका सबसे बड़ा हरीफ था। सर, अरबद खान जो चंद कदम के फासले पर मस्तदी अंदाज में खड़े तमाम कार्रवाई को होते खामोशी से देख रहा था, इसके एकदम गुस्से से बिफरने पर भागकर इसकी तरफ आया और इसके कंधे पर हाथ रखकर अरबद ने इसके गुस्से को कम करना चाहा। रिलैक्स, एम परफेक्टली ऑलराइट, लेकिन अब बहुत हो गया ये चूहा बिल्ली का खेल। जो भी होगा सब फेस टू फेस होगा, क्योंकि इकराम खानजादा अब खुलकर वार करेगा। और लॉर्डसन, मेरी एक बात को कान खोल कर सुन लो। इस आदमी की मौत मेरे खींचे गए नक्शे के मुताबिक होनी चाहिए
اور اس معاملے میں میں تمہاری کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس خس کم جہاں پاک کے غلیظ خون سے اپنے ہاتھوں کو گندا نہیں کرنا چاہتا۔ اور ویسے بھی شخص کے لبوں سے اپنے دشمن کا نام جاننے کی خوشی میں یہ شخص میری طرف سے ایک فیور سمجھے کہ یہ شخص میرے ہاتھوں سے دی جانے والی اذیت سے بچ گیا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے کندھے سے ہٹاتے وہ پرسوچ انداز میں آخر میں اپنے سنجیدہ چہرے پر ذرا سی سمائل پاس کرتے گرایا تھا، اور اس آدمی کو وہی چھوڑے وہ اس بیسمنٹ سے دوسرے راستے سے باہر جانے والی لفٹ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اربد خان بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ ان کے مطلوبہ پوائنٹ پر لفٹ آ کر رک گئی تھی، جس پر ان کے راستے میں حائل ایک دو رکاوٹوں کو کورس کے ذریعے ان لوک کرنے کے بعد وہ اس فارم ہاؤس کے سب سے بڑے، وسیع اور عریض خوبصورت سے لاؤنج میں آ گئے۔ اس لفٹ کو ایک ماہر فنکار کے ہاتھوں سے بنوایا گیا تھا، اور اس سیکرٹ لفٹ سے ایک اور لفٹ کو کچھ اس طرح پلاننگ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا تھا کہ اگر کوئی عام آدمی اس لفٹ پر سوار ہوتا تو وہ اس لفٹ کے ذریعے فارم ہاؤس کے سیکنڈ فلور پر انٹر ہوگا۔ جبکہ سیکنڈ فلور آتا تھا تو لفٹ کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس کے کچھ کوڈ سے ہم دوسری لفٹ کے ذریعے بیسمنٹ میں بھی جا سکتے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ لفٹ کے دو دروازے بنائے گئے تھے، اور لفٹ کے کونے پر ایک سیکرٹ ڈور تھا جس کو اوپن کرنے کے بعد ذرا سی 5 قدم کی جگہ بنائی گئی تھی دوسری لفٹ میں انٹر ہونے کی، جو کہ سیدھے بیسمنٹ کی طرف جاتی تھی۔ اور واحد ایک اربد خان ہی تھا جو اس کے ان تمام خفیہ راستوں سے واقف تھا۔ خیر، اس کے بعد وہ دونوں پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کے پاس آئے، اور پھر اکرام خانزادہ کے بیٹھتے ہی اربد خان بھی اس کی سیاہ رینج کو اس فارم ہاؤس سے زد سے بھگا کر لے گیا۔ جاری ہے تو پیاری ریڈرز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ باکس میں کمنٹ نہ کرنا بھولیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ برائے مہربانی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ اس چینل کی آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور آپ کے لیے ایک اطلاع ہے کہ اس ناول کو لکھنے میں مجھے دیر ہو جاتی ہے، کیونکہ دوسرے چینل پر بھی میں نے ایپیسوڈ کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، اس لیے دل کا شور ناول کی ایپیسوڈ ایک دن کے گیپ سے آئے، یہ بھی ایپیسوڈ ایک دن کے گیپ کے بعد آیا کرے گی، بلکہ میں دل کا شور اور سودا دل کا ناول ایک دن کے گیپ سے اپلوڈ کر دیا کروں گی، تاکہ میں آرام سے اس ناول کو بھی لکھ لیا کروں۔ اور میرے لیے دعا کریے گا، اللہ پاک میری تمام مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرمائیں، اور آپ بھی ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر، تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔